हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाणिज्यिक क्रांति। और सुबह ही जो है इसकी वीडियो मैंने अपलोड करी थी, पार्ट 1 जो है इसका अपलोड किया था। तो आज बात है हमारी पार्ट 2 की। तो अब पार्ट 2 को कंप्लीट कर लेते हैं और आज के डेट में आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो रात को सोने से पहले देख के ही सो जाना कि एटलीस्ट एक चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि 4 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम है। मैं आपको बता देती हूँ, ये स्पेशली जो है हमारे बीए के विद्यार्थियों के लिए है जो 3rd ईयर के हैं, या पीजीटी हिस्ट्री की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स आते हैं अगर आपने सिलेबस देखा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये चैप्टर और पार्ट 1 होप सो आप सबने देख लिया होगा। तो बात करते हैं पार्ट 2 की। डायरेक्ट चलते हैं हमारे टॉपिक पे। देखिए कि वाणिज्यिक क्रांति के बारे में मैंने सुबह आपको बहुत अच्छे से बताया है, इसका क्या अभिप्राय है, उदय के क्या क्या कारण रहे हैं। तो पहला जो है पार्ट आप देख लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तभी आप पार्ट 2 देखना। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मैंने आपको विचारक बताए उनका क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, और प्रसार किस किस तरह, कहाँ कहाँ, कितना कितना हुआ है और किस किस क्षेत्र में हुआ है, उन क्षेत्रों के मैंने आपको नाम बताए थे। ठीक है, बाल्टिक सागर क्षेत्र बताया था मैंने आपको, अटलांटिक क्षेत्र बताया था, वास्को डी गामा के बारे में बताया, कोलंबस हो गया। ठीक है, तो ये सब मैं आपको जो है सुबह करवा चुकी हूँ पार्ट 1 में। यस, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को, जिसमें हम जानेंगे कि जो वाणिज्यिक क्रांति है उसके परिणाम क्या क्या निकले। हो तो गई है भाई क्रांति, अब उसके परिणाम भी तो देखने हैं, रिजल्ट क्या निकलता है। तो जो ये वाणिज्यिक क्रांति है ये हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इससे बहुत ज़्यादा जो बदलाव देखे गए हैं वो पश्चिमी यूरोप में देखे गए हैं। जिस प्रकार के बदलाव हुए हैं, जितने भी बदलाव हमने अब तक पढ़े हैं पार्ट 1 में, वो सभी के सभी जो हैं हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी तो वर्ल्ड हिस्ट्री बन गई है। ठीक है, और इसी ने ही जो है विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये लेके गए हैं। ठीक है, और बदलाव के साथ साथ इसमें नई पूंजीवादी व्यवस्था को भी जो है इन्होंने आधार प्रदान किया है। तो बहुत अच्छी बात है। अब इससे, इस चीज़ से जब ये परिणाम निकल गए हैं तो इस चीज़ से जो है किस किस को लॉस हुआ है तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो सामंत जो व्यवस्था थी, सबसे पहले तो उसी को ही आघात लगा है, क्योंकि जो इसका आरंभ था, वाणिज्यिक क्रांति का आरंभ माना जाता है 15वीं 16वीं शताब्दी में। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में जाते जाते ये बिल्कुल उन्नत स्थिति में आ चुका था। और यूरोप में यही काल था सामंत व्यवस्था के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी था, क्योंकि जो वाणिज्यवाद थे वो रोजगार के कृषि से हटकर एक व्यवस्था दे रहे थे, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुखता थी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर बातें हो रही थी। और ये सिर्फ और सिर्फ जो सामंत व्यवस्था थी ये सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ही निर्भर थी, हम सबको ये बात पता है। और ये भी चीज़ हो रही थी कि सामंत जो व्यवस्था चल रही थी उसमें जो ना कृषकों की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा दयनीय थी। ठीक है, तो इस चीज़ से भी जो कह सकते हो कि ये जब क्रांति हुई तो लोग उत्साह हो गए, मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए थे, तो उनके लिए बहुत ही चीज़ अच्छी हुई। और इस तरह जो है सामंत व्यवस्था को बहुत ज़्यादा आघात लगा है। नेक्स्ट, और परिणाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। ठीक है, क्योंकि जब वाणिज्यवादी विचारधारा आ गई तो हम ना बाहर के जो है देशों से अपना आदान प्रदान करने लगे। ठीक है, चीज़ें आयात निर्यात होने लगी, तो बाह्य व्यापार जो था बहुत ज़्यादा उन्नत हो गया था। ठीक है, और इस व्यवस्था के अनुसार जो है विभिन्न देशों के साथ एक बात की होड़ हो गई कि हमने अधिक से अधिक सोना चांदी जो है उसका संग्रह करना है, जो दूसरे देशों के माध्यम से ही इकट्ठा हो सकता था। अब अपने आप देश में क्या क्या कर पाओगे। ठीक है, तो दूसरे देशों के साथ ही जो है हम इसको इकट्ठा कर सकते थे। और इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने व्यापार संतुलन का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? व्यापार संतुलन का, जिसमें जो है देश केवल अपने ही लाभ के बारे में सोचता था, इसको किसी से कोई मतलब नहीं था कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ठीक है, इसी बीच जो है शक्तिशाली राज्यों की भी स्थापना हुई है, बिल्कुल हुई है। क्योंकि ना जब ये वाणिज्य क्रांति आई थी ना तो उससे जो पहले, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे राज्य थे आसपास। ठीक है, और इन जो ये जितने भी राज्य हैं ना, इन पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव वो जिसका देखा गया है वो चर्च लोगों का बहुत ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, पहले तो इनको हटाया, और राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो स्थानीय और प्रांतीय नहीं थी, बिल्कुल क्षेत्रीय स्तर की जो है मजबूत होनी चाहिए। और ये कहते थे कि पूरे देश में ना एक जैसी जो आर्थिक कानून होने चाहिए। ठीक है,
तो इस प्रकार जो है हमें राज्य की आर्थिक जो है सुरक्षा सुधार के फलस्वरूप शासक व्यापारी को समुद्र मार्ग में सुरक्षा दिया गया। ठीक है, उसे लगा कि हम जो हैं सिर्फ इतने छोटे लेवल पर ही बात कर रहे हैं, तो हमें जो है समुद्री मार्ग में अपने लेवल को बढ़ाना है। और उनको लगा कि हम यहाँ पर इतने सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ पे सुरक्षा मिलेगी। और इससे उस क्या होगा, जो व्यापारी हैं, व्यापारियों ने क्या किया, यहाँ शासक को धन देकर ना उसको मजबूत बना दिया। समझ रहे हैं आप कि कैसे छोटे छोटे राज्य थे, यूरोप में बहुत ही छोटे छोटे राज्य थे और इन पर ना बहुत ज़्यादा प्रभाव था चर्च का, सामंतों का। इनके पास जो छोटी सेना होती थी और वो जो बिल्कुल संसाधन इनके पास लिमिटेड ही होते थे। अब जो वाणिज्यवाद थे, जो विचारक इस बात पर बल देते हैं कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो स्थानीय और प्रांतीय नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर की और मजबूत होने चाहिए। ये इस बात पर जोर दे रहे हैं जो यहाँ के विचारक थे। और पूरे देश में आप जो है एक जैसे आर्थिक कानून होने चाहिए, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम। और इस प्रकार राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के फलस्वरूप शासक व्यापारी को समुद्र मार्ग में सुरक्षा दे पाया। और वो कहीं नहीं दे सका क्योंकि क्षेत्र ही सीमित था। और बदले में व्यापारियों को ने शासक को धन देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। ठीक है, समझ गए होंगे, मेरी बेटी आ गई थी, ठीक है, तो मैं समझा नहीं सकी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, औपनिवेशिक प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें बहुत ही अच्छे लेवल पे हुई थी। सोने चांदी के संग्रह पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यूरोपवासी विशेषकर जो है पश्चिमी क्षेत्र वाले देशों ने अधिक से अधिक नए क्षेत्र खोजने के लिए भी अभियान चलाए हैं। वो कितना मतलब उनका दिमाग कितना घूम चुका था कि हमने तो ज़्यादा से ज़्यादा बस सोना चांदी लेना है, चाहे कैसे भी निकले, अभियान तक चलाए हैं। और ये भी नहीं था कि अगर उन्होंने अभियान चलाए हैं तो वो कामयाब नहीं हुए, नो, इसमें वो कामयाब भी रहे। और उसके बाद भी उन्होंने नए क्षेत्रों के साथ साथ व्यापारिक एकाधिकार है उन पे अधिकार भी बना लिए थे। और अपनी जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छे लेवल तक मजबूत भी किया है। और इस तरह वो जो देश की वहाँ की जो राजनीतिक थी, आर्थिक थी, सामाजिक स्थिति, इन सभी का लाभ उन्होंने जमकर उठाया है। और इसने अपना वर्चस्व भी यहाँ पर जो है अपना पूरे अच्छे तरीके से प्रारंभ किया है। ठीक है, चलिए यूरोपीय सभ्यता का प्रसार, वाणिज्यिक क्रांति में जो अग्रणी भूमिका रही है ना, वो यूरोप के कई देशों ने निभाई है। ठीक है, और किस तरह निभाई है कि विभिन्न देशों से व्यापारिक संबंध बना लिए और अपना साम्राज्य भी फैला लिया और उपनिवेश भी स्थापित कर लिए। इन सभी चीज़ों में वो क्या रहे, सफल रहे। उन्हें जहाँ जहाँ भी अधिकार किया वहाँ पर उन्होंने अपनी भाषा, अपनी धर्म का, अपनी जीवन शैली का, अपने स्थापत्य कला का, इन सभी का इन्होंने जमकर विकास किया है। और इन सभी के कारण जो है विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय सभ्यता के तत्व जो थे वो गौण होते हुए भी यूरोपियों की प्रमुखता बढ़ गई, क्योंकि आदान प्रदान बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा था और लोग एक दूसरे को समझ रहे थे। सभ्यता का विकास, जब देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ गई हैं, भाषा आ गई है, धर्म आ गया, जीवन शैली आ गई, स्थापत्य कला आ गया, तो यही तो मेन है ना आदान प्रदान के लिए। और वो चीज़ हो रही थी, तो इस वजह से भी जो बहुत ज़्यादा जो है इस पर प्रभाव दिखाई दिया था। औद्योगिक पूंजीवाद का जो है इसमें जन्म हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वाणिज्यवाद जैसी अपनी जो है जड़ें मजबूत करता था, तो पश्चिमी यूरोप में भी क्या हुआ था, एक धनाढ़ वर्ग की जो शक्ति बिल्कुल मजबूत हो गई थी। और इतना सोना चांदी जो है विश्व में इकट्ठा हो गया था कि अगर मैं आपको क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। ठीक है, इससे वे जितना अधिक व्यापार कर सकते थे उन्होंने इस चीज़ से किया भी है। इस सोना चांदी से वो जितना व्यापार कर सकते थे उन्होंने किया है। और कहेंगे कि इतना व्यापार करने के बाद भी ना इनकी इतनी पूंजी बच जाती थी और उसको वो निवेश भी कर सकते थे। अगर वो निवेश कर भी दिया है, अगर पूंजी को निवेश कर दिया है तो वो अपने उससे उद्योग भी खड़े कर सकते थे, मतलब तकनीकों का सहारा भी ले सकते थे। तो आप ये चीज़ सोच सकते हो कि किस लेवल तक इन्होंने सोना चांदी को इकट्ठा किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाणिज्यवाद की। यही आपका जो है अर्थ लास्ट में आया है और जो ये वाला टॉपिक कंप्लीट होने पर है। और ये जो मैं आपको ये कहूँगी, जो ये वाणिज्यवाद है आपने ये स्टार्टिंग में लिखना है। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपने वाणिज्यवाद, ये आपकी बुक में लास्ट में आया है, ठीक है, समर अप हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगी इसको आप शुरू में लिखना। ठीक है, वाणिज्यवाद का अर्थ क्या होता है, देखो वाणिज्यवाद को आप वणिकवाद या व्यापारवाद भी इसको कह सकते हो, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग जो है ना लंबे समय से हो रहा था। ठीक है, वणिकवाद भी कह सकते हो और इसको व्यापारवाद भी कह सकते हो।
लेकिन आप वाणिज्यवाद को ना, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो। सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बताई गई एक लाइन बताई गई है कि यह केवल राज्य और समाज की उपयोगिता के लिए व्यवहार में अपनाए गए नियमों का संग्रह है। ठीक है, जिसमें राज्य की भी उपयोगिता दिख रही है और समाज की भी उपयोगिता दिख रही हो, और ये जो नियम कुछ बनाए गए हैं इसका एक संग्रह है जिसे हम वाणिज्यवाद कहते हैं। ये कोई भी आपकी संगठित नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्थित आपकी विचारधारा भी नहीं है। तो ठीक है, आप जो है इस चीज़ को याद रखना। अब बात करेंगे हम इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। तो इस शब्द का, वाणिज्यवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था एडम स्मिथ ने। कब किया था? 1776 में। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, बुक का नाम बच्चे आप सबने याद रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन, इंग्लिश में याद कर लेना। और वाणिज्यवाद की संरक्षणवादी नीति की इसमें जो है कटु आलोचना जो है इसने की है, और इसके विपरीत मुक्त व्यापार की जो है आवश्यकता पर इन्होंने, आपके एडम स्मिथ ने जो है बल दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एडम स्मिथ, क्योंकि वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग ही सबसे पहले एडम स्मिथ ने किया है। दूसरे हैं 1776 की बात, ये एडम स्मिथ की हो गई है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे 1882 की। तो 1882 में एक अंग्रेजी विद्वान आए थे जिनका नाम था विलियम कनिंघम। ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम है वो देख लेते हैं, द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। ठीक है, तो इंग्लिश में आप याद करेंगे, हिंदी में थोड़ा सा ऐसा लगता है, द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। तो ये विलियम कनिंघम की बुक है। कब इन्होंने करी है? 1882 में की है। और इन्होंने क्या कहा है, जो वाणिज्यवाद है उसका शक्ति की प्रणाली के रूप में प्रयोग किया है, यानी जो है ना एक प्रणाली के रूप में इस चीज़ को लिया है। इसके बाद एक आपके आर्थिक इतिहासकार और हैं, वो कहाँ से हैं भाई? वो जर्मनी से हैं, जिनका नाम है श्मालर। इनकी एक बुक है जिसका नाम है 1884 में इनकी एक बुक आई थी, ठीक इसके 2 साल बाद, जिसका नाम है फेडरिक। ठीक है, इसमें महान की आर्थिक नीतियों का जो है अध्ययन में वाणिज्यवाद को एकीकरण करने वाली जो है प्रणाली बताया है कि आप इसका एकीकरण कर लीजिए। किसने कहा है? श्मालर ने ये बात कही है। ठीक है, उनके अनुसार था जो ये वाणिज्यवादी नीति है, इसका अर्थ है कि स्थानीय और प्रांतीय आर्थिक नीति के स्थान पर हम राज्य और राष्ट्र की नीति लागू करके हम समाज का और राज्य का पुनर्निर्माण करना है। हमने जो बात करनी है, हमने बात स्थानीय और प्रांतीय लेवल पे नहीं करनी है, हमने उससे राज्य या राष्ट्र, नेशनल लेवल तक इस चीज़ को लेके जाना है, और अपने समाज और अपने राज्य का पुनर्निर्माण हमने फिर से करना है। ठीक है, और वाणिज्यवाद आर्थिक मामलों में, विशेष रूप से व्यापार में, उद्योग में, इस क्षेत्र में राजकीय नियमों तथा नियंत्रण को ये दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। इसमें आपको नियम दिखाए गए हैं। और वाणिज्यवाद उन नीतियों, सिद्धांतों, व्यवहारों को भी दर्शाता है जिन्हें यूरोप के राष्ट्र राज्यों ने शक्ति, संपत्ति या समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपनाया था। ये सभी चीज़ें जो है दर्शाता है आपका वाणिज्यवाद, चाहे वो आपकी नीतियाँ हों, चाहे कुछ सिद्धांत दिए हों, चाहे वो व्यवहार हो। तो ये क्या करता है, ये जो है शक्ति, संपत्ति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए इस चीज़ को, वाणिज्यवाद को अपनाया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम वाणिज्यवाद का काल क्या रहा है। तो उदाहरण के लिए इसमें जो आया है, आपका नाम आया है अलेक्जेंडर ग्रे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, जो वाणिज्यवाद का उदय हुआ है बच्चों, वो हुआ है आपका 14वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, और 15वीं शताब्दी के मध्य में, प्रारंभ में, सॉरी, 14वीं शताब्दी के तो अंत में हुआ है, और 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है आपका वाणिज्यवाद का विकास हुआ है, प्रारंभ हुआ है। और परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुए, तो जाके आपका हुआ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका था। और एक कैनन महोदय हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो वाणिज्यवाद का जन्म है वो 17वीं शताब्दी में प्रारंभिक औद्योगिक पूंजीवाद के प्रभाव के कारण हुआ, जिसका उद्देश्य था निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना था। अलेक्जेंडर ग्रे का ही आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। हमने पूरा चैप्टर रीड कर लिया, उद्देश्य क्या थी, क्यों ऐसा कर रहे थे। 16वीं शताब्दी के आरंभ में जो है ना यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, पूरा चैप्टर रीड कर लिया, बिल्कुल हो रहा था, हमने अच्छे से देखा भी सही।
और व्यापारी भी हुए, व्यवसायी वर्ग भी आए, राष्ट्रीय राजा भी आए हैं। इन सभी ने जो है इन नीतियों पर, जो वाणिज्यवादी नीतियाँ थी उन पर बहुत बहुत अपनी जो रुचि दिखाई है। ठीक है, व्यापारी चाहते थे कि राजा जो है विदेशी व्यापारों को बढ़ावा दे और अधिक से अधिक जो है व्यापार फैले। ठीक है, राजा से ये उम्मीद रखी जा रही थी, और अगर व्यापार फैलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी और धन की हमें प्राप्ति होगी। व्यापारी ये चाहते थे, और इन्होंने व्यापार के प्रसार और धन को जो है आमदनी से राजाओं को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता था। क्योंकि सोना चांदी से क्या होता था, सोना चांदी से देश जो था या धन था, उससे जो है देश जो हमारा सुदृढ़ हो रहा था और इसकी आर्थिक स्थिति जो है प्राप्त कर सकता था। तो दोनों को ही फायदा था इसमें। ठीक है, और देश की आर्थिक उद्देश्य हम पढ़ लेते हैं। देश की आर्थिक उन्नति के लिए स्थानीय और प्रांतीय नीति के स्थान पर राष्ट्रीय नीति लागू कर दी थी, और राज्य का आर्थिक एकीकरण करना, ये इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। देश के व्यापार और उद्योग का बहुत अच्छे तरीके से अधिक विकास करना है, बिल्कुल करना है। आयात मूल्य की तुलना में हमने निर्यात मूल्य को बढ़ावा देना है, और सोना चांदी का हमने जो संचय करना है और देश को हमने धनी बनाना है, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। विशेषताएं देख लेते हैं। वाणिज्यवादी विचारक मुख्य तौर पर जो है व्यावहारिक अर्थशास्त्री थे। उनका उद्देश्य था कि तत्कालीन अर्थ प्रणाली का विश्लेषण करना नहीं था। इनका मेन उद्देश्य था, इनकी जो विशेषताएं थी वो था कि राष्ट्रों को हमने धनी बनाना है, उनको शक्तिशाली बनाना है और उनको हमने सक्षम करना है। राज्य द्वारा जो है आर्थिक नियमन शुरू हो गया था, कि ये था कि उन्होंने राज्य द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में नियम बनाने की जो है बात पर बहुत अधिक बल दिया है। राज्य ही ये सारे काम कर सकता है, और उनके अनुसार व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी होता है, बिल्कुल अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और उनका एक मत था कि राज्य का व्यापार जो है, उद्योग है, कृषि है आदि पर हमें पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, और राज्य का दायित्व है कि वह देश में धन वृद्धि, समाज कल्याण को ध्यान में रखकर व्यापार उद्योग आदि के संबंध में नियम बनाएगा, और वो बनाता भी है। ठीक है, तो चलिए, सोना चांदी का महत्व बढ़ने लग गया था। सभी वाणिज्यवादियों ने सोना चांदी को बहुत अधिक महत्व दे दिया था, उसके संचय पे भी बहुत ज़्यादा जोर दे दिया। ठीक है, और अगर धन संपदा होगी तो अधिक शक्ति भी होगी। उनका प्रमुख नारा क्या बन गया था, अधिक स्वर्ण है, अधिक धन है तो अधिक ही शक्ति होगी। ठीक है, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि देश में सोना चांदी ढूंढ निकालना चाहिए। ऐसा ना होने पर विदेशों से सोना चांदी का आयात करना चाहिए, चाहे कैसे भी लाओ, आपने करना है। विदेशी व्यापार और अनुकूल व्यापार को हमने व्यापार संतुलन को मान्यता दी। वाणिज्यवाद ने विदेशी व्यापार को राज्य की धन दौलत, सोना चांदी में वृद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना है। बिल्कुल है। विदेशी व्यापार को आत्मनिर्भरता और संपन्नता की भी जो है कुंजी बताया है, बिल्कुल बताया है। और इसमें जो है आपको एक टर्म आई थी बच्चों, अनुकूल व्यापार संतुलन, पढ़ा है ना। इसका मतलब क्या है, इससे ये है कि आयात मूल्य से निर्यात मूल्य की अधिकता हो। ध्यान से देखिए, आयात मूल्य से हमें आयात ज़्यादा नहीं करना, निर्यात मूल्य की अधिकता हो, और अधिक से अधिक देश में बने सामान का निर्यात हो, और कम से कम जो है माल का आयात हो। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये सब आयात पे जोर इतना नहीं देते थे, ठीक है, ये निर्यात पे देते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है उपनिवेशों की स्थापना पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया। ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस पैराग्राफ में जितना भी मैंने हाईलाइट किया है आप देख लेना। तो ये आपने याद रखना है। बिल्कुल लास्ट पर आ गए हम कि वाणिज्यवाद का पतन हो गया है। बिल्कुल हो गया है भाई, कैसे हुआ है वो देखते हैं। यूरोप में वाणिज्यवाद 17वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा सबल था, पढ़ लिया है हमने, और ये 18वीं शताब्दी तक बिल्कुल जारी रहा। अंत तक वाणिज्यवाद की आलोचना हो चुकी थी। इंग्लैंड में एक है लॉक ने वाणिज्यवाद के जो मूलभूत सिद्धांत है उन पर बहुत अच्छे से जो है इन्होंने प्रहार किया है। लॉक ने लॉक कर दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इन्होंने जोर दिया, कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर इन्होंने जोर दिया है। और फ्रांस में जो है नई विचारधाराओं का बहुत अच्छे से उदय हुआ है, जिसे जनक है फिजियोक्रेटस। क्या नाम है? फिजियोक्रेटस, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया है, युद्धों, करों की अधिकता, सरकारी नियंत्रण की आलोचना की है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई, प्रतियोगिता और मुक्त व्यापार का इन्होंने समर्थन किया है। बहुत अच्छे से जो है इन्होंने ये सब चीज़ें हैंडल करी थी उस समय। और एडम स्मिथ, नाम याद आ गया है, वाणिज्यवाद की इन्होंने कटु आलोचना की है। उन्होंने अपनी बुक में भी ये
जो है बात कही है, और एडम स्मिथ की बुक का नाम अब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। देखते हैं कि वीडियो के एंड तक कौन कौन पहुंचा है। तो सभी कमेंट सेक्शन में जो है एडम स्मिथ की बुक का नाम लिखेंगे। और मुक्त व्यापार का इन्होंने समर्थन दिया है, बिल्कुल किया है। आपके नवोदित मध्यम वर्ग को जो है इन्होंने जो है प्रारंभ किया है। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते आते इनका जो है आधुनिक जो उद्योगों का जो है प्रादुर्भाव होने लग गया था। अब बात करेंगे कि पतन कैसे हुआ है, ऐसा क्या हो गया था एकदम से, कितनी पीक पे कोई चीज़ चल रही है और उसका पतन हो गया। होता तो है, हर हर किसी का टाइम आता है भाई। तो सोना चांदी पर ना इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा बल दे दिया था। इन्होंने का लालच पूरी बलाया बहुत ज़्यादा दे दिया था। और संग्रह की दौड़ में ये सभी यूरोप के जितने भी देश हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते थे भाई सोना चांदी आए आए आए। करना है कुछ नहीं, बस इन्होंने काम को बिगाड़ दिया है, ठीक है। और यही काम हुआ है इसमें। संकीर्ण विचारधारा थी, अपने ही राष्ट्रों के बारे में सोचना है, दूसरा जाए भाड़ में वो क्या सोच रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, अपने ही राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखना है। और सभी देशों ने अनुकूल व्यापार संतुलन के सिद्धांत का पालन किया, निर्यात पर बल दिया। अब सभी एक अनुकूल व्यापार संतुलन आप सभी देश ही अपना रहे हो तो क्या होगा, आयात कौन करेगा भाई। आयात की करके उन्होंने टैक्स जो है उसका बढ़ा दिया, तो पतन तो होना निश्चित है। ज़रूरत से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ करेंगे, ये तो हमारे जीवन में भी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लालच करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के साथ अच्छा बनोगे, या कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा है, लिमिट में करो, लिमिटेड रहोगे तो ठीक रहोगे, ठीक है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ करोगे वो हानि पहुँचाते और पतन निश्चित है आपका, एक ना एक दिन आएगा, सबका आता है। कृषि का पिछड़ना बिल्कुल हो चुका था। उद्योग धंधों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दे दिया था और कृषि के विकास को इन्होंने बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया। और इसी कारण कई देशों में तो किसान और कृषि की दशा बिल्कुल ही शोचनीय होगी। अब खास का कारण क्या था, वाणिज्यवादी की जो नीतियाँ थी, जो हम सुबह से पढ़ रहे हैं और पार्ट 2 में भी हमने जो स्टार्टिंग में इसमें करी है। मजदूरों का इसमें जमकर शोषण हो रहा था। आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हो, इसमें एक है कि मजदूर राष्ट्रीय हित में कम से कम मजदूरी दी जानी चाहिए। आप उद्योग चला रहे हो, जो उसमें मजदूर हैं तो उनको कम से कम तो मजदूरी दी जानी चाहिए ना। और ये क्या चाहते थे कि हम कम से कम है जो मजदूरी दें और कम से कम लागत पर हमारा सामान तैयार हो सके, ठीक है। अब ऐसे आप हर चीज़ कम से कम किए जा रहे हो तो इसको एक जो है संज्ञा दे देगी, वर्ड दे दिया, वाणिज्यवादी श्रम सिद्धांत। ध्यान रखना, उपनिवेशों का जमकर शोषण होने लग गया था। कैसे स्थापना हो गई, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, सोने चांदी की हमें प्राप्ति मिल गई है, कच्चे माल की प्राप्ति का साधन माना, मतलब हर तरीके से हर दूसरे बंदे का आर्थिक शोषण करना है हमारा। हमें क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, हमने बस दूसरे का शोषण करना है, बस हमें फ़ायदा उठाना है, बस इसलिए इसका पतन हो गया, ठीक है। उदारवाद कभी उधर ही हुआ है कि जो वाणिज्यवाद थे राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहते थे और व्यापार और वाणिज्य को ही संरक्षण दे सके, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई हैं तो जो निरकुंश राजा थे उसकी सत्ता थी वो बिल्कुल निरकुंशवादी हो गए थे और विलासी और बिल्कुल भ्रष्ट हो गए थे। तो उदारवाद का भी उदय हुआ। और जो है इसका महत्व कैसे है कि वाणिज्यवाद ने जो है सामंत प्रणाली और चर्च की प्रधानता को बिल्कुल समाप्त कर दिया था और राज्यों के एकीकरण पे और शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की इन्होंने स्थापना की है। वेल एंड गुड है। इन्होंने स्थानीय और प्रांतीय जो है आर्थिक नीतियों के स्थान पर राष्ट्रीय आर्थिक नीति को ये प्रभाव और महत्व मैं आपको बता रही हूँ और ये हम इनको पढ़ चुके हैं। वाणिज्यवाद ने विदेशी व्यापार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, आप सबको ये समझ आ चुका होगा। और वाणिज्यवाद से विदेशी व्यापार ही नहीं बढ़ा, संसार में यूरोपीय सभ्यता का जो विकास हुआ है, यूरोपीय भाषाएं आई, ईसाई धर्म आए, शासन आए, पद्धतियाँ आई, ये बहुत ज़्यादा देशों में फैल चुकी थी। वाणिज्यवाद के फलस्वरूप जो है यूरोप में अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री भी आई, विलासिता का सामान आया है, जैसे आपका आलू, टमाटर, मक्का, चाय, कोक, ये सभी चीज़ें जो हैं सुदूर पूर्व और अमेरिका से आने लग गए थे। एक दिन ये है, इससे ये हुआ है कि जो आर्थिक कार्य है कि राष्ट्रीय नीतियों का जो है मूल आधार है, इन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बल दिया है और शक्तिशाली राज्य के इन्होंने विचार को भी बल दिया है। मतलब ये राज्य को जो है सर्वोपरि मानते थे और व्यक्तिवाद और उदारवाद का भी इसमें उदय हुआ है। और औद्योगिक पूंजीवाद को भी जो है, वाणिज्यवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या निकला है कि औद्योगिक पूंजीवाद को जन्म दिया है। और पश्चिमी यूरोप के जैसे देश थे आपके देश, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ये बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हो गए थे और सोना चांदी इकट्ठा होने लग गया था। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा अब समाप्त हो गया है, ठीक है। तो वाणिज्य क्रांति बिल्कुल समाप्त हो गया है और अब आप सब क्या करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करना है सभी ने, जो अब वीडियो देख रहे हैं ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ठीक है, ताकि चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो आप सबको जो है टन बज जाए, ठीक है ना। तो बस रात के हो गए हैं आई थिंक 9:30, तो बस मैं अभी अपलोड कर रही हूँ आप सबके लिए। तो आज की डेट में हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।